नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्यदा इनसाइट में। बीएड का जो हमारा पाठ्यक्रम है जिसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी पाठ्यचर्या में भाषा, उसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र। लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या? देखिए, त्रिभाषा सूत्र है क्या? त्रिभाषा का मतलब हो गया 3 भाषाएं, यानी पूरे भारत के अंदर माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। अब वो कौन सी भाषाएं होनी चाहिए और इसके लिए कौन सी नीति बनाई गई और कैसे कैसे ये फॉर्मूला लागू किया गया, तो इतिहास पढ़ते हैं थोड़ा। भारत में शिक्षण से संबंधित ये शिक्षा नीति है त्रिभाषा सूत्र वाली, जो भारत सरकार द्वारा राज्यों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। 1956 की बात है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने त्रिभाषा सूत्र की रचना की। पहली बार जब त्रिभाषा सूत्र की जरूरत पड़ी तो 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने शुरुआत की। उसके बाद में 1961 में मुख्यमंत्रियों ने, यानी भारत के जितने राज्य हैं उन सभी के मुख्यमंत्री इकट्ठे हुए और उन्होंने सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में इस सूत्र पर मुहर लगा दी गई और राज्यों में इसके अनुसार कदम भी उठाए गए कि कौन सी भाषाएं, 3 भाषाएं कौन सी होनी चाहिए, किस तरह से बच्चा पढ़ पाएगा। वर्ष 1964-66 में कोठारी आयोग आया। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है ये बिंदु। कोठारी आयोग कब बना? 1964 से 66 में। इसकी अध्यक्षता दौलत सिंह कोठारी ने की। दौलत सिंह कोठारी ने 1964 में कोठारी आयोग की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुई 1968 में, ये हमारी पहली भारत की शिक्षा नीति थी, एनईपी 1968। उसके बाद में 1986 में लागू की गई। उसके बाद में 2020 में अब नई शिक्षा नीति आई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 में इसका समर्थन किया गया और इसी समय इसे अनुमोदित भी कर दिया गया। त्रिभाषा सूत्र को अनुमोदित कर दिया गया। अब त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 3 भाषाएं कौन सी होनी चाहिए? अब बच्चा शुरुआत में कौन सी भाषा पढ़े, उसके बाद में दूसरी भाषा कौन सी हो, तीसरी भाषा कौन सी हो, तो उसके लिए देखिए, पहली भाषा यानी लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी ले? पहली भाषा है मातृभाषा, यानी बच्चे को सीखने के लिए सबसे पहली भाषा है वो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। इस भाषा में उसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। जैसे हिंदी भाषी राज्यों में, जैसे मान लो हिंदी जहां बोली जाती है उन हिंदी राज्यों में पहली भाषा हिंदी हो, और गैर हिंदी राज्यों में जैसे जहां हिंदी मातृभाषा नहीं है, जैसे मान लो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, तो उसमें क्या है, उस जगह की जो भाषा है, जैसे तमिल है, कन्नड़ है, तो वो भाषाएं है ना, वो मातृभाषा के रूप में उसे सिखाया जाए। मतलब उसकी मातृभाषा में प्रथम पढ़ाई होनी चाहिए। लैंग्वेज फर्स्ट में उसकी मातृभाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो। दूसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए? L2 में देखिए, लैंग्वेज 2 कौन सी लेनी है? जैसे हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा। जैसे पहले इधर हमने बात की, मान लो यहां हिंदी हमने पहली लैंग्वेज ली है, तो दूसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए? अगर हिंदी भाषी राज्य है तो दूसरी भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। और आधुनिक गैर हिंदी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। मान लो जो गैर हिंदी राज्य है, जैसे यहां मान लें, जैसे हमने तमिल भाषा ली फर्स्ट में, तो दूसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए? हिंदी ले सकते हैं।
तो हिंदी भाषी राज्यों में तो अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा, आधुनिक गैर हिंदी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी में से कोई अन्य जो आधुनिक भाषा चल रही है। तीसरी भाषा के रूप में देखिए कौन सी भाषा होनी चाहिए। हिंदी भाषी राज्य है, जो हिंदी भाषी राज्य है उसमें अंग्रेजी या कोई आधुनिक जो भारतीय भाषा है वो होनी चाहिए, जो पहली भाषा और दूसरी भाषा में न चुनी गई हो, यानी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज थर्ड में जो नहीं चुनी गई है वो भाषा इसमें होनी चाहिए। अब देखिए कैसे। लैंग्वेज फर्स्ट मान लो आपने ली है मातृभाषा के रूप में तमिल, तो दूसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए? पहली तमिल मातृभाषा के रूप में, तो दूसरी भाषा आपके पास अंग्रेजी हो गई, और तीसरी भाषा कौन सी आएगी? वो आएगी हिंदी। इस तरह से तीन भाषाएं हो जाएगी। जो दो भाषाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? गैर हिंदी जो भाषी राज्य है उसमें तो होगी अंग्रेजी और या फिर कोई आधुनिक भारतीय भाषा। देखिए फर्स्ट लैंग्वेज उसमें तमिल, दूसरा लैंग्वेज अंग्रेजी और तीसरी लैंग्वेज हिंदी। मान लो पंजाब में ये 3 लैंग्वेज भाषा है, उसको पढ़ाना है, तो क्या करेंगे? पहली भाषा उनकी होगी पंजाबी और दूसरी भाषा के रूप में वो लेंगे हिंदी और तीसरी भाषा के रूप में उनके पास होगी अंग्रेजी। इसी तरह से हम बात करें कि ये 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो राजस्थान में कैसे काम करेगा। तो राजस्थान में जो पहली भाषा होगी लैंग्वेज फर्स्ट, उसको हिंदी मातृभाषा के रूप में चुनेंगे। दूसरी भाषा है वो हमारी होगी अंग्रेजी, और जो तीसरी भाषा है वो जो कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा है वो होगी। तो उसमें हमारे पास या तो होती है संस्कृत या हम पंजाबी ले लेते हैं क्योंकि पंजाब के पास में है। अब यही बात करें यूपी के अंदर, तो उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है यानी जो मातृभाषा है वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। दूसरी वो चाहे कोई भी ले, अंग्रेजी भी ले सकता है, तो दूसरी भाषा उनकी होगी अंग्रेजी और तीसरी भाषा उनकी हो गई संस्कृत। इस तरह से 3 भाषा फॉर्मूला जो है वो काम करेगा, यानी पहली भाषा उनकी मातृभाषा होगी और दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी में कोई भी भाषा ले सकता है। इस तरह से जो 3 भाषा फॉर्मूला है वो काम करेगा। त्रिभाषा सूत्र के प्रमुख उद्देश्य है वो कौन से है? देखिए त्रिभाषा के शिक्षण के तहत बच्चों को बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना है, क्योंकि बहुभाषिकता का मतलब है बहुत सी भाषाएं सीखना। क्योंकि हम जब बच्चा शुरुआती तौर पे क्षेत्रीय भाषा सीखता है उसके बाद में कोई भी लैंग्वेज, दूसरी, थर्ड लैंग्वेज, तीसरी, इस तरह से वो बहुभाषिकता बन जाता है और राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हम प्रत्येक राज्य में अपनी भाषा के अनुसार आगे बढ़ेंगे और उस भाषा को भारतीय स्तर पर यानी पूरे नेशनल स्तर पर पढ़ेंगे उसको। एनईपी 2020 में भाषा चयन में अधिक लचीलापन दिया गया है, यानी एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई है उसमें और ही रियायत दी गई है, यानी लचीलापन दिया गया है। 3 भाषा सीखने के मूल सिद्धांत को बनाए रखा है। उन्होंने कहा है कि 3 भाषाएं सीखनी जरूर है, लेकिन आप चाहे कोई भी भाषा पहली ले सकते हैं, लेकिन 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए, 1 भाषा विदेशी होनी चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी पसंद की भाषाएं चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। इन 3 भाषाओं में 2 भारतीय भाषाएं होनी जरूरी है। उसके बाद में त्रिभाषा सूत्र है, उसके गुण
गुण क्या है? देखिए, ये जो तीन भाषाएं हैं, इसके गुण राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता बनाने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद और एकता को बढ़ावा देती है। यानी जो हमारी जो भाषाएं हैं, हम एक भाषा में पारंगत न होकर कई भाषाओं में पारंगत हो जाएंगे तो क्या है, उसमें हम संवाद स्थापित कर पाएंगे एक दूसरे से और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद में बहुभाषिकता को बढ़ावा, यानी प्रत्येक भाषा है उसको सीखने का अवसर दिया जाए तो बच्चा प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए तैयार रहेगा। जिस क्षेत्र का है वो अपने क्षेत्र की भाषा, उसके बाद में हिंदी भाषा, उसके बाद में कोई भी विदेशी भाषा सीखने के लिए तत्पर रहेगा। यह बच्चों को मातृभाषा के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान देकर उन्हें बहुभाषी बनाती है। फिर है त्रिभाषा सूत्र के गुण में सांस्कृतिक विनिमय, यानी संस्कृति का आदान प्रदान होता है भाषा सीखने से। कैसे? जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा हम सीखेंगे, सीखने से छात्र अन्य क्षेत्रों की संस्कृति है और साहित्य है और जीवन शैली से वो परिचित होगा। जैसे हम बात करें, हम आज जैसे राजस्थान में रह रहे हैं और हम अपनी संस्कृति से तो परिचित हैं, लेकिन हमें नहीं पता पंजाब वाले कैसे रहते हैं। तो हमने भाषाएं सीखी, उनके बोलचाल, उनके तरीके इस तरह से सीखेंगे तो धीरे धीरे हम उसकी संस्कृति से भी परिचित हो जाएंगे और साहित्य से भी परिचित हो जाएंगे, क्योंकि हमने उस भाषा को सीखा है। तो प्रत्येक भाषा है उसका साहित्य अलग होता है, तो उस भाषा को सीखेंगे तो उसके साहित्य से भी हम परिचित हो जाएंगे और जीवन शैली कैसी है, वो कैसे रहते हैं, कैसे भाषा का आपस में संप्रेषण करते हैं, उस लहजे को हम सीख पाएंगे। उसके बाद में शैक्षिक संतुलन, यह हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी, जहां हिंदी नहीं बोली जाती, राज्यों के बीच शिक्षा के स्तर में संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास करती है। जैसे मान लो कई जगह हिंदी बोली जाती है, जैसे भारत के 10 राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जहां हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, या यूं कहे कि वहां हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा जहां अलग अलग स्टेट है वहां अपनी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। तो हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनके बीच में शिक्षा के स्तर में संतुलन स्थापित करने में भी त्रिभाषी जो सूत्र है उसका विशेष योगदान रहता है। भाषाई कौशल का विकास, यह बच्चों में संज्ञानात्मक यानी ज्ञान से संबंधित विकास और भाषाई समझ को बेहतर बनाती है। जैसे हम इन भाषाओं का ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे तो अदर जो बोल रहे हैं उनकी भाषा को भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो भाषाएं हैं उससे हमें ज्ञान का विकास तो होता ही है, साथ साथ हमारी भाषाई समझ भी बेहतर बनती है। इसके बाद में त्रिभाषा सूत्र के दोष क्या है? देखिए, बच्चों पर अत्यधिक बोझ, क्योंकि शुरुआती तौर पर बच्चा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में सीखता है, ठीक है, सिखाना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे हम भाषाओं का ज्ञान करवाएंगे तो हो सकता है कि बच्चों में उनको बोझ भी लगने लग जाए ये भाषाई। तो 3 भाषाएं सिखाने से छात्रों पर भारी मानसिक बोझ पड़ता है, जिससे अन्य विषयों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। जैसे मान लो जिस भाषा को सीखने के लिए मान लेते हैं कि जैसे 1 से 5वीं क्लास तक बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, 6ठी क्लास में जब उसको कोई अन्य तीसरी भाषा के रूप में जैसे तमिल है, संस्कृत है या कोई अदर भाषा को ग्रहण करने का जब उन पे विचार आता है तो उसको सीखने में उसे टाइम भी लगता है और उसे मानसिक तनाव भी हो जाता है। तो अन्य विषयों पर भी असर पड़ता है उनका। फिर है हिंदी थोपने का भय। कुछ ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषाई नहीं है, वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर हिंदी थोपने का भय। कुछ गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे तमिलनाडु इससे हिंदी थोपने की नीति मानते हैं। वो कहते हैं हमें हिंदी भाषा जबरदस्ती पढ़ाई गई है, जिससे भाषाई विवाद हो जाता है और राजनीतिक विरोध पैदा होता है। किससे? इस त्रिभाषा सूत्र से। उसके बाद में संसाधनों और शिक्षकों की कमी, क्योंकि प्रत्येक राज्य में
हर भाषा को सिखाने के लिए ना तो पूरे संसाधन है, ना ही शिक्षक है। तो कहते हैं कि स्कूलों में योग्य शिक्षकों यानी विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में तो दक्षिणी जो भारतीय भाषाओं के शिक्षकों का अभाव है। जैसे मान लो हमारे यहाँ की बात की जाए, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी आ जाएगी, लेकिन तीसरी भाषा कहा जाए कि तमिल सीखनी है, किसी बच्चे की इच्छा है, तो तमिल के टीचर हमारे पास नहीं मिलेगी। और मान लो ये जो दक्षिण भारत है उसमें अगर कहा जाए कि हिंदी सिखानी है, तो उनको हिंदी का शिक्षक है वो नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि विशेषकर जो भाषाएं हैं विशेष, जैसे मान लो कोई भी है, तमिल है, हिंदी है, तो उनको वो शिक्षक नहीं मिल पाते। इस वजह से ये त्रिभाषा सूत्र है वो उसको दोष के रूप में स्वीकार किया गया है। कार्यान्वयन में असमानता, इस नीति को पूरे देश में सही ढंग से लागू नहीं किया जा सका, जिससे इसके परिणाम विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। क्योंकि हर जगह त्रिभाषा सूत्र को, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे साउथ वाले, वो कहते हैं कि हम पे हिंदी थोपी गई है, तो सभी राज्य में असमानताएं हैं। ये नहीं कह सकते कि सभी जगह, तो कुछ तो ऐसे स्टेट है जो इसको सूत्र को मानने के लिए तैयार है, कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। अंग्रेजी को अत्यधिक तरजीह है। कई बार अंग्रेजी को दूसरी भाषा और तीसरी भाषा के रूप में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अन्य भारतीय भाषाओं को महत्व नहीं मिलता। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, मान लो क्षेत्रीय भाषा होगी, उसके बाद हिंदी, हिंदी के बाद में अंग्रेजी, या हम कहें तमिल, उसके बाद में अंग्रेजी, फिर हिंदी, तो बार बार हम विदेशी भाषा की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हम अंग्रेजी भाषा है उसी को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सूत्र से ये लग रहा है कि अंग्रेजी को अत्यधिक तरजीह दी गई है। इस तरह हमने आज के इस क्लास में पढ़ा, हिंदी जो भाषा है उसी के त्रिभाषा सूत्र के रूप में हमने इसको पढ़ा। और त्रिभाषा सूत्र में हमने कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज थर्ड और लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में पढ़ा, और उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है। इस तरह से हमने त्रिभाषा सूत्र को पढ़ा। आगे की क्लास में इसी से संबंधित टॉपिक और रहेगा। जय हिंद, जय भारत।